हाँ, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जिसको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है जर्मनी में। ये आप देख रहे हैं काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। ऑलमोस्ट हर घर के पास आप यूँ समझ लीजिए कि आधी पब्लिक के पास गाड़ियाँ होंगी, है ना। किसी के पास एक है, किसी के पास दो है, किसी के पास तीन है, किसी के पास नहीं है। लेकिन ऑन एन एवरेज हम ये कह सकते हैं कि जर्मनी में जो है ना गाड़ियाँ ऑलमोस्ट 50%, 40 to 50% लोगों के पास होगी। ये कोई मैं सर्वे तो नहीं कर रहा, काफ़ी दिन पहले मैंने कहीं पढ़ा था 43% लोगों के पास है, घरों में गाड़ियाँ हैं। तो अप्रॉक्सीमेट मैं कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इंडिया में हम जब गाड़ियाँ ख़रीदते हैं तो ये गाड़ियाँ हमें ऑन एन एवरेज कितनी मिलती है। 10 लाख में आपको एक नई गाड़ी मिल जाएगी, हैचबैक विथ फुल फीचर, या आप समझ लीजिए 7 लाख में भी मिल जाती है, वैसे लो एंड में, ठीक है। अगर आपको थोड़ा कंफर्ट वाली गाड़ियाँ चाहिए एसयूवी टाइप, तो वो आपको 15 में भी मिल जाती है लो एंड पे, या 18-20 तक मिल जाती है हाई एंड, ठीक है। लेकिन जर्मनी का ऐसा है कि आप अगर ब्रांडेड कार लेना चाहें, जो मर्सिडीज़ की होती हैं या फिर BMW की होती हैं, BMW की होती हैं, या फिर फोक्सवैगन तो फिर भी ठीक है, लेकिन मर्सिडीज़ और BMW है या फिर कोई और, ये आपको गाड़ियाँ मिलेंगी आराम से 40,000 यूरो, 50,000 यूरो। कुछ तो जो स्पोर्ट्स कार होती हैं वो तो फिर 80-90 हज़ार यूरो की भी आती है। तो ये काफ़ी महंगी होती हैं गाड़ियाँ, ठीक है। और दूसरा ये है कि लाइसेंस भी यहाँ का काफ़ी स्ट्रिक्ट है, मतलब बनने में प्रोसेस। चलिए मैं अपनी BMW पहले एक्टिवेट कर लेता हूँ। ये मेरी अपनी BMW है तो मैंने अपनी साइकिल अनलॉक कर ली और फिर मैं निकल पड़ा अभी। तो ये साइकिल बात होती है यहाँ पर जर्मनी में, आप देखो तो साइकिलों के लिए अलग से एक उन्होंने रास्ता बनाया है। तो अक्सर हम लोगों को इसी पे जाना होता है, अनलेस कोई इमरजेंसी पड़ जाए या फिर व्हाटएवर। तो ग्रीन सिग्नल है, मैं कोशिश करता हूँ इसको कैच करने की, नहीं ये नहीं कर पाता। तो मैं कह रहा था कि लाइसेंस बनाना बहुत मुश्किल है और पैसे भी बहुत लगते हैं। मैंने एक चीज़ यहाँ नोटिस की कि लाइसेंस बनाते बनाते ना आपके आराम से 4,000 यूरो आप लिख कर दे दें, मतलब ये मेरी बात लिख कर रख लें, ठीक है। 4,000 यूरो आपके लगेंगे। अगर आप कितने एक्सपर्ट हैं, मान लीजिए आप बहुत एक्सपर्ट हैं, तो फिर आपके लगेंगे 1,500 से 2,000 यूरो, यानी इंडिया के होते हैं करीब 2 लाख। 2 लाख से कम में आपका नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। आपको मिनिमम जो है ना 12 क्लास लेनी होती है, हर क्लास का जो प्राइस होता है ना वो हो जाता है आपका फिर वहाँ फिर आगे ना करीब 1,500 यूरो के आसपास, प्लस वो एक लेता है बेस फीस लेता है अपनी ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, वो लेता है करीब 400 यूरो। तो टोटल जो आपका मिनिमम जो है ना वो 2,000 यूरो है, ठीक है। अगर ये सिटी टू सिटी भी वेरी करता है, जैसे कि आप बर्लिन में हैं या कोई बड़े सिटी में रह रहे हैं, तो फिर वो आपका और ज़्यादा आएगा वहाँ पर कुछ, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज़ है ड्राइविंग लाइसेंस जर्मनी में, एक तो इसमें मेहनत बहुत लगती है, ठीक है। टाइम ज़्यादा जाता है आपका, काफ़ी टाइम आपको देना पड़ता है इसके लिए, और पैसा भी जाता है, तीनों चीज़ें। और एंड रिज़ल्ट आपको मिलता क्या है? एक लाइसेंस जिससे आप गाड़ी ख़रीद सकते हैं, या गाड़ी ख़रीद तो आप पहले भी सकते हैं, लेकिन आप गाड़ी चला सकते हैं जर्मनी में। लेकिन आप के ख़र्चे यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं। जर्मनी में गाड़ी रखना एक्चुअली बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप उसको मेंटेन भी करना होता है। जैसे इंडिया में हमने गाड़ी ख़रीद ली और फिर हम लोग जो है ना उसको अपने दिल में जैसा है वैसे हम लोग वो करते हैं, चलाते हैं, या फिर उसको मेंटेन नहीं करते। यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन है इनका, जिसको हम TUV कहते हैं, टुफ जैसे कहते हैं ये लोग। तो वहाँ पर आपको रेगुलर चेक कराना पड़ता है, हर 1.5-2 साल में ऐसे कुछ होता है। तो ख़र्चे बहुत हैं, और हर महीना आपको इंश्योरेंस देना होता है गाड़ी का। अगर आप रेगुलरली गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यूँ समझ लीजिए इंश्योरेंस, अगर आप इनएक्सपीरियंस ड्राइवर हैं तो आपका 150 यूरो के करीब आएगा। और आप एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं तो आप जितना ज़्यादा गाड़ी चलाएंगे जर्मनी में, तो वैसे आपका इंश्योरेंस कम होगा, ठीक है।
तो मान लीजिए आपने 4 साल गाड़ी चला ली और आपका इंश्योरेंस में बहुत सौ काफ़ी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, ठीक। तो 100 यूरो आपका आ जाएगा इंश्योरेंस फीस। इसके बाद पेट्रोल चार्जेस वगैरह आप ज़्यादा ही गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, 50 से 100 यूरो आप पकड़ लीजिए हर महीने का, जो कि मैं थोड़ा अपर हैंड प्राइस बता रहा हूँ, लेकिन 50 यूरो तो होगा ही होगा, ठीक है, अगर आपकी फैमिली है तो 200 यूरो तो आपके एक्सपीरियंस ड्राइवर लगेंगे। अगर आप इनएक्सपीरियंस ड्राइवर हैं तो आप यूँ समझ लीजिए आपके 200 तो नहीं लगेंगे, लेकिन 250 या 300 के करीब तक स्टार्टिंग में आएगा। तो आप यूँ समझ लीजिए 250 यूरो या 200 यूरो हर महीने आप दे रहे हैं, यानी 2.5 से 3 लाख रुपए आप अपनी गाड़ी के फ्यूल प्लस मेंटेनेंस इंश्योरेंस वॉटेवर इस पे दे रहे हैं। और कुछ दोस्तों ने मुझे ये बताया कि उनके एकदम बड़ा ख़र्चा आ जाता है ना गाड़ी पे, मतलब गाड़ी के टायर्स ख़राब हो गए या कोई बड़ा पार्ट चला गया गाड़ी का। तो कुछ दोस्तों ने मुझे बताया उनका 2,500 हज़ार तक भी गया एक बार। तो वो काफ़ी पेनफुल होता है, क्योंकि आप तो गाड़ी सेकेंड हैंड भी आप गाड़ी लेंगे जर्मनी में तो आपको हैचबैक गाड़ी आपको 6-7 हज़ार रुपये, क्योंकि मार्केट काफ़ी प्राइसेस ऊपर जा चुके हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन बोलो आप, ये जो जंग चल रही है उसकी वजह से। लेकिन ये है कि चलिए मैं निकलता हूँ, रेड सिग्नल है लेकिन फिर भी मैं हल्के से निकलता हूँ इसका, ठीक है। तो छोटा सा सिग्नल था इसलिए मैंने स्किप मारा इसको। तो मैं कह रहा था कि लाइसेंस लेना इतना पैसे जाएंगे आपके 4,000 यूरो। फिर उसके बाद गाड़ी हर साल मेंटेन करने के लिए आपके जाएंगे 2 से 2,500 यूरो इंक्लूडेड एवरीथिंग, ठीक है। तो फिर आपकी जब गाड़ी ख़रीदेंगे, अगर आपने छोटी भी गाड़ी ख़रीद ली ना तो भी आपकी मतलब यूज्ड वाली, तो वो आपको 7,000 से कम में नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। अगर आप थोड़ी अच्छी वाली गाड़ी इस्तेमाल करते हैं ना तो फिर वो आपको ये वाली मैं बस कर रहा था रूनफार्ट, जो आपको लाइपज़िग की तरफ घुमाएगी। स्पेशली समर में लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसको। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ 7-8 हज़ार तो आपके लग जाएंगे गाड़ी के, ये तो मिनिमम गाड़ी ख़रीदने की यूज़ वाली। अगर आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, होता है कि अगर आप थोड़ी खटारा वाली गाड़ी लेंगे ना तो फिर आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे। वही वाला केस होगा जो 2-2.5 हज़ार वाला एकदम से आपको खर्चा आ जाएगा, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आप पहले थोड़ा इन्वेस्ट कर लेते हैं, 12-13-14 हज़ार की गाड़ी आप लेते हैं यूरोज़ की, जो कि कम चलाई हुई गाड़ी होती है ना, गेब्रॉक्स वागन जिसे कहते हैं, यूज्ड कार्स, जो मान लीजिए 20-30 हज़ार 40 हज़ार किलोमीटर चली हुई गाड़ी है या उससे कम, तो आप आराम से 2 साल तक आपको कोई बड़ा ख़र्चा नहीं आएगा, बड़ा, ठीक है। 2 या 3 साल डिपेंड्स आप कैसे इसको रेगुलरली मेंटेन कर रहे हो। तो मैं यही कहूँगा कि गाड़ी अगर आपको रखनी है तो आप यूँ समझ लीजिए सर कि 15,000 यूरो विथ इंश्योरेंस लाइसेंस और सब कुछ पूरा मिला के 10,000 की तो आपकी गाड़ी आप पकड़ लो, ठीक है। और फिर 4-5 हज़ार आपके लाइसेंस के लग जाएंगे, तो 15,000 यूरो आपके अकाउंट में होने चाहिए। फिर उसके बाद रेगुलर जो होता है गाड़ी का मेंटेनेंस वगैरह, फिर वो तो अलग चीज़ है। तो एक यहाँ पर आप कह लीजिए प्रीमियम चीज़ है रखना। कुछ कंपनीज़ गाड़ी ऑफ़र करती हैं, वहाँ पर आपके 10,000 यूरो तक बच सकते हैं। कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जिस एज एन एम्प्लॉय आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, क्लाइंट विज़िट करना रहता है ना, या कुछ कंपनीज एज ए गुड जेस्चर भी दे देती हैं। तो अगर ऐसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा उठाएं, गाड़ी ले लें। एक मेरा दोस्त रहता है, वो उसका ट्रैवल भी है, वैसे काफ़ी ट्रैवलिंग रहता है उसकी जॉब में, तो उसको उन्होंने गाड़ी दी फोक्सवैगन की पोलो या गोल्फ, फोक्सवैगन की गोल्फ गाड़ी उसको मिली। अब वो जो है ना करता रहता है, बस उसको बेसिक मेंटेनेंस इंश्योरेंस जो भी है, पेट्रोल भी कंपनी पे करती है, तो बेसिकली उसको 100 यूरो कुछ लगेंगे हर महीने के। तो आप यूँ समझ लीजिए 100 यूरो में उसका काम चल गया, कुछ नहीं उसका खर्चा एक्स्ट्रा, ठीक है। इस तरह की अगर कुछ अपॉर्चुनिटी है ना, चांस है, तो आप उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएं। वरना गाड़ी ख़रीदना, फिर मेंटेनेंस, फिर पार्किंग की जगह पे आपको काफ़ी पार्किंग प्लेस में आपको पे करना होता है। जो कुछ अपार्टमेंट्स हैं जो फ्री पार्किंग देते हैं, लेकिन बहुत सारे या मोस्ट ऑफ द अपार्टमेंट्स जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर फ्री पार्किंग नहीं होती, तो आपको पे करना होता है। या फ्री पार्किंग सड़कों पे आप छोड़ सकते हैं आस पड़ोस में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको वही जगह मिले। कई बार आपको बहुत दूर गाड़ी छोड़नी पड़ती है।
तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर आप ड्राइविंग का सोच रहे हैं या गाड़ी लेना चाह रहे हैं फॉर वॉट एवर रीज़न, तो आप इन चीज़ों को अपने जहन में रखें और फिर उसके बाद आप करें। क्योंकि इंडिया में हम उतना सोचते नहीं, 10 लाख की गाड़ी हम ले लेते हैं, 5-6 साल 8 साल चलाई और फिर हमने उसको सेकेंड हैंड में बेच दी। कोई पूछने वाला नहीं है कि गाड़ी के साथ हमने क्या किया, गाड़ी की हालत क्या है। यहाँ पर सब कुछ रिपोर्टेड रहता है, सब कुछ सब हर चीज़ के कागजात रहते हैं, पेपर्स रहते हैं। यहाँ पर आपने जो हर 2 साल में चेक कराया, गाड़ी की हेल्थ कैसी थी, कितने किलोमीटर चली, सब कुछ उसमें होता है। तो या आपने गाड़ी खुद से अपने फर्स्ट हैंड ख़रीदी थी या किसी और से खरीदी थी और आप थर्ड हैंड बेच रहे हैं ना, ये सब चीज़ें, ये सब उसमें मेंशन होती हैं। क्या गाड़ी का कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है, ये सब चीज़ें। तो इंडिया में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो यही मैं कहूँगा कि आप अगर आप ड्राइविंग चाह रहे हैं करना और गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो फिर आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, ठीक है। अगले वीडियो में कुछ और नई इन्फॉर्मेटिव चीज़ मैं आपको बताता हूँ।